खजाना हमेशा सिर्फ चमक नहीं होता, कभी कभी वही किसी सल्तनत की रीढ़ बन जाता है। पुराने दौर में कीमती रत्न एक बादशाह की ताकत तय कर देते थे। दूर पहाड़ों से निकले हीरे, समुंदरों और रेगिस्तानों को पार करके आए लाल याकूत, बर्मा से आने वाली आग जैसी रूबी, श्रीलंका के गहरे नीलम, जिनमें बरसात की नमी और धरती के परतों का भार बस चुका था। ये रत्न किसी ताज की सजावट नहीं थे, ये हुकूमत की पहचान थे। मुगल बादशाह इन्हें सिर्फ अपने शौक के लिए नहीं, बल्कि अपनी सत्ता दिखाने के लिए जमा करते थे। लेकिन इसी खजाने ने उस सल्तनत को मजबूत भी किया और एक दिन उसी के पतन की कहानी लिखी। इनकी कहानी को समझने के लिए वक्त पीछे ले जाना पड़ता है, बहुत पीछे, जहां जमीन की परतें खुद राज छुपाकर बैठी थीं। मुगल अभी हिंदुस्तान तक पहुंचे नहीं थे। धरती की दो विशाल प्लेटें टकराकर नया पहाड़ी सिलसिला बना रही थी। इन पहाड़ों के अंदर गहराई में दबे हुए थे वो पत्थर जिन्हें लाखों साल का दबाव हीरा बनाता है। गोलकुंडा की मिट्टी उन दिनों चुपचाप दुनिया के सबसे बेहतरीन हीरे जन्म दे रही थी। कोहिनूर जैसे पत्थर धरती के अंदर ही आकार ले रहे थे। बर्मा के जंगलों और पहाड़ियों में लाल रूबी बन रही थीं, ऐसी चमक जो आग की तरह हल्की सी रोशनी में भी भड़क उठे। श्रीलंका के तटों पर नीलम बन रहे थे, गहरे, साफ, पारदर्शी। पुरानी तहजीबें धीरे धीरे इन जगहों तक पहुंच रही थीं। पहली खानें खोली जा रही थीं। पुराने व्यापारी काफिले रेगिस्तान फाड़ते हुए इन पत्थरों को बाजारों तक ला रहे थे। ये सब मुगलों से पहले हो रहा था, लेकिन यही पत्थर आगे चलकर उस सल्तनत की नसों में दौड़ने वाला खूनी ईंधन बनेंगे। 16वीं सदी में जब मुगल सल्तनत ने हिंदुस्तान में कदम रखे, तब इन छिपी जगहों के रास्ते धीरे धीरे उनके हाथ आ गए। उनके लिए रत्न सिर्फ गहने नहीं थे, ये राजनीतिक संदेश थे, दिखाने का तरीका कि कौन असली ताकत है। जैसे जैसे मुगल सल्तनत फैलती गई, वैसे वैसे कीमती रत्नों की भूख भी बढ़ती गई। शाही जौहरी बुलाए जाते, विदेशी व्यापारी सालों तक इंतजार करते कि मुगल दरबार में बुलावा आए। नई खदानों तक पहुंचने के लिए मुहिमें भेजी जाती, रास्ते बनते, पहाड़ खोदे जाते। स्थानीय रियासतें या तो समझौता करती या हार मानकर खदानों का अधिकार मुगल दरबार को दे देती। हर जीत मुगलों के लिए सिर्फ जमीन नहीं लाती थी, वो खजाना भी लाती थी। फौजें आगे बढ़तीं और उनके पीछे ऊंटों, बैलगाड़ियों और सैनिकों की लंबी कतारें चलतीं, जिनमें कीमती सामान भरा होता। रत्नों को दर्ज किया जाता, हर पत्थर का वजन, रंग, आकार सब लिखा जाता। मोतियों को तोला जाता, सोने को पिघलाकर साफ किया जाता, हीरों को परखा जाता। अकबर के दौर तक आगरा और लाहौर के कारखाने दुनिया की बेहतरीन जगहों में गिने जाते थे। यही वो समय था जब मोर सिंहासन की बुनियाद रखी गई। भारत के इतिहास का सबसे भारी, सबसे अलंकृत तख्त, हीरे, रूबी, पन्ने, नीलम, मोती, हर चीज को उसमें इस तरह जोड़ा गया कि उसका एक एक हिस्सा बादशाह की ताकत की चीख बन गया। मोर सिंहासन एक फर्नीचर नहीं था, वो एक घोषणा थी कि मुगल ताकत किसी और के बराबर नहीं। समय बीतता रहा, एक हीरा कभी पूरे समझौते का फैसला कर देता। एक अंगूठी में लगा चटक लाल रूबी एक फौज का खर्च निकाल देता। रत्न राजनीति की असली मुद्रा बन गए। इमारतें सजने लगीं, ज़िरा भख्तर में रत्न जड़ने लगे, कुरान की जिल्दों पर मोती इस्तेमाल होने लगे और खास हथियारों, तलवारों और खंजरों पर कीमती पत्थर लगाने का चलन बढ़ गया। रत्न अब कला, सत्ता, युद्ध, हर चीज का हिस्सा थे। लेकिन हर सल्तनत एक चुप्पी के बाद गिरती है। मुगल सल्तनत का गिरना खजाने के टूटने से शुरू हुआ। शहजादों के बीच सत्ता की लड़ाइयां शुरू हो गईं। हर राजकुमार अपनी फौजें बनाने लगा। इससे खजाना अलग अलग हिस्सों में बंटने लगा। बाहर की ताकतें इस कमजोरी को देख रही थीं।
फारस का नादिर शाह इस मौके का इंतजार कर रहा था। 1739 में उसने हमला किया, दिल्ली गिर गई, शहर का दिल निकाल लिया गया, मोर सिंहासन उठा लिया गया, कोहे नूर दरियाए नूर दोनों हाथ से निकल गए, सदियों से जमा रत्न कुछ दिनों में लुट गए। मुगल सल्तनत का सबसे चमकदार दौर उसी साल खत्म हो चुका था। लूट के बाद सल्तनत कभी खड़ी नहीं हो सकी। जिस खजाने ने उन्हें ताकत दी थी, उसके बिना वो ढांचा टुकड़ों में गिरने लगा। कीमती रत्न अब मुगल पहचान नहीं रहे, ये अब यूरोपीय डिजाइनों में घुस रहे थे। कई पत्थरों को काटकर छोटा कर दिया गया ताकि नए नक्शों में फिट हो सकें। कुछ प्राइवेट व्यापारियों के हाथ लगकर इधर उधर बिके। कई पत्थर जिनका नाम कभी दर्ज नहीं हुआ, दुनिया के अलग अलग कोनों में अनजान खरीदारों तक पहुंच गए। 18वीं सदी के अंत तक शाही परिवार के बचा कुचा खजाना चुपके से बेच दिया जाता था। नकदी कम थी, राज बिखर रहे थे। रत्न बेचकर सालों तक व्यवस्था संभालने की कोशिश की गई। 19वीं सदी में आधुनिक साम्राज्य ब्रिटिश, फारसी, यूरोपीय इन पत्थरों को कभी समझौते, कभी जब्ती, कभी चालबाजी से अपने पास ले गए। खजाना अब एक कहानी रह गया। The detail on the filigree is exceptional. And the color saturation here is remarkable. It meets our expectations. We agree to the sale. आज मुगल रत्न दुनिया में बिखरे पड़े हैं। एक हीरा लंदन के संग्रहालय में, एक नीलम तेहरान में, एक रूबी किसी यूरोपीय तिजोरी में जिसे सिर्फ तिजोरी का मालिक जानता है। म्यूजियम इन टुकड़ों को अलग अलग रखते हैं। ऑक्शन हाउस इन्हें अमीर खरीदारों तक बेचते रहते हैं। शोधकर्ता पुरानी पेंटिंग्स, दस्तावेजों और मुगल खजाना रजिस्टर के पन्नों को जोड़कर इन रत्नों का रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं। मुगल सल्तनत जिसने इन्हें जमा किया था, अब मौजूद नहीं, लेकिन इनके बिखरे टुकड़े अब भी डिजाइन, आर्किटेक्चर, कला और इतिहास को प्रभावित कर रहे हैं। रत्न अब शक्ति का प्रतीक नहीं, ये एक अधूरा इतिहास है। Look at the brushwork here. It suggests a later edition. Yes, the pigment doesn't match the original layer. आज समस्या ये है कि इस खजाने का पूरा सफर टूट चुका है। दर्ज अधूरे, खातों के पन्ने गायब, तस्दीक के सबूत खो गए। कई रत्न प्राइवेट कलेक्शन में बंद हैं, कभी दिखते हैं फिर गायब हो जाते हैं। कुछ की सिर्फ एक पुरानी पेंटिंग में झलक मिलती है, कुछ का नाम तो मिलता है पर असली पत्थर नहीं। पूरी मुगल ट्रेजरी कभी वापस नहीं मिलेगी, बस कुछ इशारे हैं, कुछ छायाएं हैं। अनमोल चीजें वक्त की धूल में भी अपना असर नहीं खोती। मुगल रत्न भी वैसी ही चीज हैं। गायब होने के बाद भी सवाल छोड़ते हैं कि अगर ये सब वापस एक साथ मिल जाएं, तो इतिहास की तस्वीर कैसी बदल जाएगी। पर यह शायद कभी नहीं होगा। ये रत्न अब सिर्फ एक चीज हैं, एक खत्म हो चुकी ताकत की टूटी हुई यादें, बिखरी हुई लेकिन जिंदा।